रेड हैट एंटरप्राइज सर्वर 8.5 इंस्टॉलेशन करेंगे। इंस्टॉलेशन लगभग सेम है, अगर आप 9.0 भी करोगे या 10.0 भी करोगे लगभग सेम ही है। तो अभी मेरे पास इमेज है, लेटेस्ट इमेज 8.5 है रेड हैट लाइनेक्स। तो इसकी करते हैं इंस्टॉलेशन, दिखाता हूँ आपको। ये इमेज मेरे से ले लेना है, नेट से डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है ना। और VMware सॉफ्टवेयर पे काम किया आपने सबने, हाँ हाँ सर, किया हुआ है सर है ना, बिल्कुल। सबके पास है VMware। हाँ पड़ा हुआ है। और लाइनेक्स इमेज डाउनलोड कर लोगे या मैं शेयर करूं आपसे? कर लेंगे सर डाउनलोड। ठीक है ना, तो इंस्टॉलेशन कर लेना, मैं इंस्टॉलेशन दिखा देता हूं आपको, है ना। सर मैकबुक में सर ये काम कर जाएगा क्या सर? हाँ हाँ, कर जाएगा कर जाएगा, मैकबुक में भी कर जाएगा। उसके सपोर्टेड डाउनलोड कर लेना, वो मिल जाएगा, मैक ओएस के लिए मिल जाएगा आपको अलग से, ठीक है ना। सर इंस्टॉल तो मतलब हो जाता है इसमें, पर हाँ इसमें हाँ जो फ्यूजन VMware की जगह कुछ फ्यूजन करके है ना सर, वो हाँ पूछ रहा हाँ हाँ, देख लेना, अगर सपोर्ट कर रहा हो वैसे चल जाता है, ठीक है ना। चलो मशीन बनाते हैं, क्रिएट अ मशीन, नई मशीन बना लेते हैं। अब ये जो 8.0, 8.5, 9.0, 10.0 जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे, ये थोड़ा हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इसकी जो फाइलें आपकी लोड होंगी, कम से कम 20 GB तो स्टोरेज चाहिए चाहिए, लेकिन आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम रखना स्टोरेज। जैसे यहाँ पर नाम दे देते हैं हमेशा मशीन को बी, इसकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। मशीन तो बना लोगे ना, ये आप बताओ मशीन की। हाँ सर, ये तो क्रिएट कर लेंगे हम है सर। ना। जैसे लाइव पे हम जो बनाते हैं ना हाँ हाँ, रेड का, जो उसके लिए क्या रहता है, मतलब उस पे कुछ, जैसे विंडोज पे तो मतलब सर्वर वर्वर का वो रहता है, उस पे हमारा विंडो की होती है, तो इस पे क्या रहता है ऐसा, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए कि डायरेक्ट हम एज ए उस सर्वर पे तो यूज नहीं कर सकते हैं जो हम कंपनी के लिए यूज करेंगे, उसमें कौन सा सर्वर यूज करते हैं? अगर आपका फिजिकल सर्वर है तो फिजिकल हम्म। सर्वर पे पहली बात तो आप अपनी रिक्वायरमेंट देखना, कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। 8.5 चल रहा है, 9.0 डालना है, 10.0 डालना है, ठीक है ना। अब जैसे वो फिजिकल सर्वर होगा, लाइनेक्स वैसे जो है ना सर्वर पे बाय डिफॉल्ट मिलता है आपको। बहुत कम चांस मिलते हैं कि उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना पड़े। लाइनेक्स के अंदर विंडोज पे तो करना पड़ता है, विंडोज क्योंकि डिफॉल्ट नहीं आता किसी भी सर्वर में, बट लाइनेक्स मिलता है। आप कभी भी कोई सर्वर कंपनी में देखोगे ना, अगर डिफॉल्ट खरीदा जाएगा वो, तो लाइनेक्स के साथ लोगे तो लाइनेक्स के साथ मिल जाएगा आपको। माइक्रोसॉफ्ट में नहीं मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट अलग से लोड करना पड़ता है। अगर बाय चांस करना भी पड़ेगा इंस्टॉलेशन, तो सिंपल है, वही पेन ड्राइव को बूटेबल बना के पूरी इमेज डाल दो उसमें लाइनेक्स की, और डायरेक्ट पेन ड्राइव से बूट करा के इंस्टॉलेशन कर सकते हो आप लाइनेक्स को भी, ठीक है तो ना। सर जो ये इमेज है हम यही वाली यूज कर सकते हैं, हाँ उसके हाँ, लिए ऐसे ये कोई दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल इसी की फाइल लोड कर देना बस उसमें, जो आप इमेज डाउनलोड करोगे ये फिजिकल सर्वर में, ठीक है ना। सर इसका लाइसेंस वगैरह भी लेना पड़ता हाँ, है इसमें क्या? सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल, ये तो बिना लाइसेंस। इसमें ऐसा होता है कि जब सर्विस को आप लाइव लेके जाओगे ना, जैसे अपाचे सर्वर है, अब अपाचे सर्वर क्या है, वेब सर्वर। अब वेब सर्वर में लगेगा पब्लिक आईपी। अब कंसेप्ट ये है कि मैं तो उसे दिखा दूंगा आपको करके, लेकिन लाइव सिनेरियो में क्या होगा कि जब आप उसे लाइव लेके जाओगे अपाचे सर्वर को पब्लिक आईपी लगाकर, तो उस केस में वो सब्सक्रिप्शन मांगेगा आपसे कि आपकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन नहीं है, पहले इसको सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब का मतलब वहां पर क्या है, लाइसेंस, यानी इसका लाइसेंस लो, ठीक है ना। ये काम विंडोज के अंदर भी होगा, जब आप विंडोज में कोई भी सर्विसेज लाइव लेके जाओगे, इंटरनल कर रहे हो यूज तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसे अगर लाइव लेकर जाओगे तो वो लाइसेंस मांगेगा ही मांगेगा आपसे, ठीक है। तो जैसे विंडोज के अंदर लाइसेंस होता है, ऐसे ही इसमें सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन का मतलब वही है कि लाइसेंस खरीदना पड़ेगा आपको, सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा रेडिट से। और बट लाइनेक्स सस्ता पड़ता है कंपैरेटिवली। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के पिक पे के प्रोडक्ट के ऊपर जाते हो तो रेडिट लाइनेक्स बेटर है, सस्ता भी है। और फायदे मैंने कहीं बता दिए इसके, मल्टी यूजर फंक्शन, दूसरा सबसे बड़ा वायरस डिटेक्ट नहीं होता, और एक और सबसे बड़ा फायदा कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जल्दी से हम चेंज नहीं करते।
आप कंपनियों में देखोगे ना, अभी भी जाकर अगर किसी का लेटेस्ट इंफ्रा भी देखोगे, आज से 10 साल पुरानी कंपनी है या 5 साल पुरानी कंपनी है, अगर उसने 5 साल पहले रेडिट वर्जन 5 लगाया था अपनी कंपनी में, तो आज भी 5 ही चल रहा होगा वहां पे, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया होगा। क्योंकि लाइनेक्स ये नहीं कहता कि एक बार जो तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया हम उसे आउटडेटेड कर रहे, हटाओ उसे, अगर नहीं हटाओगे तो आपकी सर्विसेज बंद हो जाएगी। लाइनेक्स ये नहीं, रेडिट कंपनी ये नहीं कहती, माइक्रोसॉफ्ट कहता है। माइक्रोसॉफ्ट ब्लैकमेल करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने आज सर्वर निकाला 2025 इन्होंने लॉन्च कर दिया। अब 2025 इन्होंने लॉन्च कर दिया, अभी जितनी कंपनियां थी वो कंपनियां अभी सही तरीके से 22 सर्वर पे भी नहीं आई, 2022 भी नहीं अभी उन्होंने लगाया, पुराने ही चल रहे उनके। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम 22 से पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है सर्वर के, उनके हम लाइसेंस आउटडेटेड कर रहे हैं, अब वो लाइसेंस हमारे रिन्यू नहीं होंगे, और अगर आपके वो लाइसेंस एक्सपायर हो गए तो आप उन सर्विस को लाइव यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए अब आपको सर्वर को अपने अपग्रेड करना कंपलसरी है। तो माइक्रोसॉफ्ट तो हर 3 साल के अंदर एक नया सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लाके कंपनियों के सिर पर रख देता है और ब्लैकमेल करता है, भाई भैया मैं लाइसेंस उसका एक्सपायर कर रहा है, या तो इसे अपने अपडेट करो और नहीं तो आपका सारी सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विस जितनी है वो सब बंद हो जाएगी। जबकि रेडिट ऐसा नहीं कहता। अगर रेडिट के अंदर आप आज आज सपोज आज मैं 10 वर्जन रेडिट का लगा रहा हूं कंपनी में अपने सर्वर पे, और उसके ऊपर सर्विसेज चला रहा हूं, और अगले 10 साल मुझे किसी नई सर्विस की जरूरत ही ना पड़े, तो मैं अगले 10 साल तक भी इसे ही सब्सक्राइब करता रहूंगा, बार बार मेरी यही सर्वर चलता रहेगा, मुझे सर्वर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। रेडिट आपको इसी को सब्सक्राइब करके देता रहेगा कि करते रहो यूज, समझ रहे हो, और सस्ता पड़ता है। तो रेडिट के बहुत फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट को भी सर्वर को जिसने बचा रखा है वो एक ही सर्विस है, और उस सर्विस का नाम है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। जिस दिन लाइनेक्स के अंदर, रेडिट के अंदर ये सर्विस इंप्लीमेंट हो गई उसी तरीके से जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में हो रही है, तो उस दिन सर्वर लेवल पे से माइक्रोसॉफ्ट का वजूद खत्म कर देगा रेडिट, यानी लाइनेक्स। तो इसमें देखो 4 GB रैम लेना कम से कम, थोड़ा हैवी रखना इसे, क्योंकि हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, 8.5 वर्जन थोड़ा हैवी है, ठीक है ना। मैंने 4 GB रैम रखा है, तो 4 GB रैम रखना। और स्टोरेज में आप ले लेना 40 GB का स्टोरेज लेना, वैसे 20 GB में काम हो जाएगा बट स्लो हो जाएगा, आप थोड़ा एक्स्ट्रा रखना। स्टोरेज मैंने हार्ड ड्राइव का ले लिया 40 GB। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। इंस्टॉलेशन करने के लिए सीडी रोम में जाएंगे, मेरे पास इमेज पड़ी है 8.5, ले लेते हैं इसे और स्टार्ट करते हैं। पावर ऑन किया, अब इसमें दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंस्टॉल रेडिट एंटरप्राइज सर्वर, इसमें डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सेकंड नंबर का, टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल रेडिट एंटरप्राइज सर्वर। तो अगर आपका ये जो इमेज है पहले आप इसे टेस्ट करना चाहते हो और फिर इंस्टॉलेशन करना चाहते हो, तो सेकंड ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन में पहले वो इस पूरी इमेज को टेस्ट करेगा, एक एक फाइल को टेस्ट करेगा कि कहीं कोई फाइल मिस तो नहीं है इमेज के अंदर। अगर मिस होगा तो आपको पहले एरर दे देगा और मना कर देगा कि इस इमेज से इंस्टॉलेशन नहीं होगी, और अगर इमेज ओके है तो वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। और पहला ऑप्शन है कि भैया डायरेक्ट इंस्टॉलेशन स्टार्ट करो, अगर कोई एरर आएगा मैं दोबारा इंस्टॉलेशन कर लूंगा, मुझे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल हम पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरर बनना होगा तो इंस्टॉलेशन में ही बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, एंटर।
ये फाइलें लोड हो रही हैं, टेस्ट हो चेक हो रही हैं सारी फाइलें, ड्राइवर्स वगैरह। सबसे पहले लैंग्वेजेस ऑप्शन आएगा आपका। लैंग्वेजेस में आप डिफॉल्ट रहने देना, इंग्लिश इंग्लिश कंटिन्यू कर देना। सेकंड विंडो, ये इंपॉर्टेंट विंडो होती है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी जिस पे आप काम करोगे। जैसे पहली चीज़ है सिस्टम इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे जाओगे आप, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखो हार्ड डिस्क दिखाएगा आपको। यहाँ पर 40 GB हमने स्टोरेज रखा था इसका। नीचे एक ऑप्शन आएगा स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। अब स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में आप करोगे कस्टम, यानी कस्टम करके मैनुअली बताओगे कि कौन कौन से पार्टीशन आपको मैनुअली कितना स्टोरेज साइज रखना है, कि कितने पार्टीशन बनाने हैं, कितना स्टोरेज साइज रखना है, वो आप बताओगे इसमें। तो कस्टम सेलेक्ट करके डन करोगे आप। जब आप डन करोगे एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी, LVM दिखाएगा, लॉजिकल वॉल्यूम वगैरह कुछ ऑप्शंस आएंगे। आपको यहाँ पे करना क्या है, ऐड करना है। ये प्लस का साइन है, इसका मतलब आप एक नया पार्टीशन ऐड करना चाह रहे हो, तो प्लस पे क्लिक करोगे। एक ऑप्शन आएगा ऐड ए न्यू माउंट पॉइंट। अब माउंट पॉइंट पे जब आप क्लिक करोगे तो बहुत कुछ डायरेक्टरीज के ऑप्शन आएंगे। इसमें पहली डायरेक्टरीज है स्लैश, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेन डायरेक्टरी होती है। अब स्लैश डायरेक्टरी का मैंने साइज रख लिया सपोज यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइलें जाएंगी, सारे पैकेजेस जाएंगे, तो इसका साइज थोड़ा ज़्यादा रखना। इसको साइज दे दिया मैंने 20,000 MB। MB में रहेगा साइज ये। 20,000 MB का मतलब है 20 GB। तो ऐड माउंट पॉइंट करेंगे हम, और पहला पार्टीशन हमारा बन गया स्लैश डायरेक्टरी के नाम से। ये स्लैश हमारा एक पहला पार्टीशन है, 20 GB हमने साइज दिया इसे। फिर से हम ऐड करेंगे एक और पार्टीशन, क्लिक किया, और यहाँ पे अब हम दूसरा पार्टीशन बनाते हैं, बूट पार्टीशन। बूट पार्टीशन के अंदर हमारा जाएगी बूट फाइल है लाइनक्स की। इसका स्टोरेज ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइल बहुत छोटी होती है, यानी 20 या 30 MB की रहती है, वो छोटी फाइल रहती है। फिर भी हम इसका साइज 1000 MB दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा रखते हैं हम इसे। तो 1000 MB मतलब 1 GB दे देते हैं इसका साइज हम बूट पार्टीशन का, जिसमें बूट फाइलें स्टोर होंगी। फिर से ऐड करेंगे एक और पार्टीशन, और यहाँ पे हम लेंगे होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी के अंदर हमारा जाएंगे जितने भी हम नॉर्मल यूज़र बनाएंगे, वो सारे उन सब की जो प्रोफाइल स्टोर होगी वो होम डायरेक्टरी में होगी। तो होम डायरेक्टरी का हम साइज थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, 2000 MB कर देते हैं, 2 GB। इसमें भी काफ़ी सारे यूज़र आ जाएंगे हमारे, वैसे ज़्यादा ही रखते हैं हम साइज़ इसका। जैसे 4 GB ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 4000 MB ऐड कर दिया, होम पार्टीशन बना दिया। अगला पार्टीशन हम लेते हैं इसमें स्वैप पार्टीशन। अब स्वैप पार्टीशन क्या है, ये स्वैप पार्टीशन हमारा जो रैम है उसके जस्ट डबल हम इसका साइज रखते हैं।
जैसे हमने हमारी फिजिकल हार्ड जो रैम है, रैम का साइज है हमारा 4 GB, तो हम स्वैप पार्टीशन जब बनाएंगे तो स्वैप पार्टीशन का हम स्टोरेज रखेंगे 8 GB, उसका डबल। ये ऑप्शनल है, मतलब आप डबल भी रख सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस स्टोरेज का अवेलेबल नहीं है तो इक्वल भी रख सकते हैं कि 4000 MB यानी 4 GB भी दे देंगे, रैम के इक्वल भी दे देंगे तो बराबर चल जाएगा हमारा। ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, बट रेडिट कहता है कि उसका कहना है कि स्वैप पार्टीशन जब आप बनाओ इसका साइज डबल रखो। अब ये स्वैप पार्टीशन करता क्या है? स्वैप पार्टीशन करता है इसका जो रैम है उसके लोड को ये कम करता है। जब हम कोई भी प्रोसेस करेंगे सर्विस को, या हम जब कोई भी काम करेंगे रेडिट लाइनक्स पे, किसी डायरेक्टरी पे काम कर रहे हैं, फाइल पे काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं या सर्विसेज पे काम कर रहे हैं, जब हम कोई भी काम करेंगे तो जब तक वो प्रोसेस में रहेगी सर्विस, वो जब तक प्रोसेस में रहेगी उसकी इंफॉर्मेशन हमारी रैम के ऊपर रहती है। अब रैम क्या करती है, उस प्रोसेस को अपने पास स्टोर ना करके स्वैप पार्टीशन को दे देती है उसे मैनेज करने के लिए। जब तक वो प्रोसेसिंग में रहेगा स्वैप पार्टीशन के ऊपर रहेगा। जैसे ही आप उस प्रोसेस को बंद करोगे, उस सर्विस को बंद करोगे, उस फाइल को बंद करोगे, तो बंद होने के बाद स्वैप पार्टीशन पे से वो इंफॉर्मेशन हमारी डिलीट हो जाएगी, जिससे रैम के ऊपर से डिलीट हो जाती है। तो रैम क्या करती है, स्वैप पार्टीशन को एज अ रैम बना के, वर्चुअल रैम बनाकर यूज करती है, इसीलिए इसे रैम से डबल साइज दिया जाता है। ठीक है, अवेलेबल स्पेस अब 7 GB 8 GB बचा है हमारा 40 GB में से, इसे हम बाद में यूज कर सकते हैं नया पार्टीशन बना के। तो मेन जो इसमें पार्टीशन है वो 4 पार्टीशन हम बनाएंगे मैनुअली। पहला स्लैश डायरेक्टरी होगी, इसे कम से कम 20 GB रखना, क्योंकि 16 से या 17 GB तक तो हमारा फाइलों का साइज ही हो जाता है। जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे उसके बाद साइज ही चला जाता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी रहना चाहिए स्पेस। एक बूट पार्टीशन बनाया हमने, एक होम पार्टीशन बनाया और एक स्वैप पार्टीशन बनाया। डन करेंगे इसको हम। एक्सेप्ट चेंजेस, जो भी हमने चेंजेस किया उसे एक्सेप्ट करेंगे। अब आ जाएंगे हम अगला लैंग्वेजेस। लैंग्वेज तो वही रहेगी इंग्लिश जो हमने पहले सेलेक्ट की, और इंस्टॉलेशन सोर्स इसे डिफॉल्ट रहने देंगे। टाइम एंड डेट पे आ जाएंगे। टाइम एंड डेट हमारा रहेगा इंडिया के हिसाब से, हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे तो कोलकाता, एशिया कोलकाता अपने आप उठा लेगा ये। डन करेंगे। नेटवर्क बाद में हम कनेक्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है चीजें देखने के लिए। अब इसमें पहला ऑप्शन आ रहा है सर्वर विद GUI। सर्वर हम जो इंस्टॉल कर रहे हैं ये GUI के साथ हम यूज इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी इस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें CLI के साथ साथ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस भी मिलेगा। GUI इंटरफेस भी मिलेगा और CLI इंटरफेस भी मिलेगा, दोनों इंटरफेस मिलेंगे इसमें। बट GUI इंटरफेस पे हमें जो ऑप्शंस मिलेंगे यूज करने के वो लिमिटेड मिलेंगे। बाकी हमें कोई भी सर्विसेज हमें इंस्टॉल करनी होगी अगर सर्वर में, तो उसके लिए हम CLI बेस्ड इंटरफेस का ही यूज करेंगे। लाइनक्स के अंदर कोई भी सर्विसेज आपको लगानी है, इंस्टॉल करनी है, उसके लिए आप जो इंटरफेस यूज करोगे वो CLI करोगे, GUI नहीं करोगे, क्योंकि GUI के अंदर वो ऑप्शन मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये मैं दिखाऊंगा आगे जाकर आपको। अच्छा, इसके इधर एडिशनल सॉफ्टवेयर और सर्विसेज आ रही हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ सर्विसेज भी इंस्टॉल करनी है, जैसे FTP सर्वर है, फाइल एंड स्टोरेज सर्वर है और मेल सर्वर है, आप बाद में इंस्टॉल नहीं करना चाहते, साथ के साथ इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो साथ के साथ भी सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर बाद में इंस्टॉल करना है, वैसे हम बाद में ही करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, तो हम सर्विसेज साथ के साथ इंस्टॉल नहीं करते, जैसे हमें नीड होती है हम बाद में इंस्टॉलेशन करते हैं वैसे ही। तो ये हम इसमें से भी कोई ऑप्शन नहीं लेंगे, इन्हें बाद में इंस्टॉल करेंगे हम सर्विसेज को। अगर मैं सेकंड ऑप्शन है इसमें सर्वर का, अगर मैं सर्वर सेलेक्ट करता हूं तो इसके अंदर सिर्फ मुझे CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, GUI इंटरफेस नहीं मिलेगा इस वाले ऑप्शन में, सर्वर वाले में। फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं लेता हूं तो सर्वर भी GUI, मतलब इसमें CLI भी मिलेगा, GUI भी मिलेगा। सेकंड ऑप्शन सर्वर का है तो इसमें सिर्फ मुझे CLI मिलेगा, बाकी सर्विसेज मैं इसमें भी ले सकता हूं साइड से। मिनिमम इंस्टॉलेशन इसमें CLI मिलेगा, इसमें और कम आपको ऑप्शंस मिलेंगे यूज करने के लिए, ठीक है ना। वर्क स्टेशन, इसमें डेस्कटॉप मिल जाएगा आपको, इसमें CLI के अंदर लिमिटेड सर्विस मिलेगी। कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमाइज कर सकते हो CLI के साथ। यहाँ सर्विसेज में सर्विसेज कम कर दी इसके अंदर। वर्चुअलाइजेशन एक सर्विस होती है, जैसे विंडोज के अंदर भी होती है, ऐसे ही इसके अंदर भी होती है वर्चुअलाइजेशन सर्विस। अगर साथ के साथ इंस्टॉल करनी है तो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें CLI मिलेगा वर्चुअलाइजेशन के साथ। तो फिलहाल हम जो इसमें ऑप्शन लेंगे वो सर्वर विद GUI लेंगे।
सर्वर विद जीयूआई लेंगे और डन करेंगे इसको हम। अब नीचे आएंगे तो यहां पर देखो रूट पासवर्ड आ रहा है, तो रूट यूजर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, साथ के साथ उसका पासवर्ड सेट करेंगे। तो पासवर्ड मैं ले लेता हूं अभी 123@admin 123@admin मैंने पासवर्ड ले लिया। इस कंफर्म पासवर्ड 123@admin कंफर्म पासवर्ड कर दिया। दोबारा से करते हैं 123@admin 123@admin डन करेंगे। नीचे एक यूजर क्रिएशन का भी ऑप्शन आ रहा है, साथ के साथ आप यूजर भी एक क्रिएट कर सकते हो अगर करना चाहो तो। बाद में करना चाहते हो तो बाद में भी कर सकते हो। जैसे मैंने यूजर बना दिया U1 के नाम से, यानी U1 यूजर, फुल नेम U1 है, यूजर का नाम भी U1 है। पासवर्ड दे दिया मैंने 123@admin 123@admin डन करेंगे। तो एक मैंने नॉर्मल यूजर बना दिया और एक रूट यूजर हो गया। इस बिगिन इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारी इंस्टॉलेशन चल रही है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, 10 से 15 मिनट का टाइम लेगा ये। सर इसमें जैसे सर्वर है ना हमारा, वो क्लाइंट की मतलब यूज कैसा होता है? जैसे विंडोज सर्वर पे तो नॉर्मली हम डोमेन क्रिएट कर देते हैं, वो सर्वर से हो जाता है। हाँ इसमें क्या हाँ, रहता है सर? इसमें डोमेन होता ही नहीं इसमें आपके जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे ना, हाँ हाँ। उन्हें सिर्फ हम आईपी से कनेक्ट कर सकते हैं और आईपी के थ्रू सर्विसेज यूज कर सकते हैं बस। लेकिन किसी भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स का क्लाइंट नहीं बना सकते हम। और जो हम यूजर क्रिएट करेंगे वो कैसे यूज करेंगे क्लाइंट? हाँ, अब यूजर को कैसे यूज करेंगे, वो जो मैंने 7 टर्मिनल बताए ना आपको, हाँ 7 हाँ। टर्मिनल होंगे। तो जैसे पहला यूजर है उसे हमने पहले टर्मिनल पे डाल दिया, दूसरा यूजर दूसरे टर्मिनल पे डाल दिया, तीसरा यूजर तीसरे टर्मिनल। अब इन टर्मिनल को कैसे यूज करोगे आप? इसके लिए आप SSH सर्विस का यूज करोगे, यानी टेलनेट सर्विस का। अब जैसे हाँ, जैसे पहला यूजर है, अब पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठा हो विंडोज, वहां से बैठ के SSH के थ्रू पहला टर्मिनल उठा लिया, यूजर का नाम दिया U1, पहला यूजर लॉगिन हो गया वहां से। अब वो यूजर जो भी काम कर रहा है उसकी प्रोफाइल में जा रहा है। ये बताऊंगा मैं सारी चीजें, टेंशन मत लो भी, है ना। अभी आगे आएगा सारी चीजें ये, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। और सर बेसिकली उसका भी बताओगे ना, मतलब कि जैसे हम 2 साल का अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो मतलब वो हम आपको बता देंगे हमारी प्रोफाइल, मतलब इस चीज में हमने ये वर्क किया है, ताकि हम उनको दिखा सकें हाँ हमको इस चीज की मतलब हमने वर्क किया हुआ है इस चीज पे। आप ताकि वो लोग मैंने आपको कहा ना, आप जो भी आपने विंडोज सर्वर पे काम किया है ना, उसे रिवीजन कर लो उसका अच्छे से, और फिर मैं बताऊंगा आपको सीवी में आपको क्या क्या मेंशन करना है। लाइनक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ये तो साथ के साथ मेंशन कर देना, इसमें तो मैं साथ के साथ बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है। और हाँ विंडोज वाला अपने आप से प्रिपेयर करके विंडोज वाला भी मैं बता दूंगा, वो उसमें से क्या क्या मेन चीजें आप मेंशन करो। फिर उसके बाद जब मैं क्लाउड पे जाऊंगा, फिर क्लाउड की चीजें बताऊंगा क्या क्या मेंशन करनी है आपको सीवी पे। ठीक है सर, आप वही मेन चीजें हमें बता देंगे तो हम उस हिसाब से उसको पढ़ लेंगे हाँ, जब जिससे जब आपका सीवी थोड़ा करेंगे। इफेक्टिव बने, ठीक है ना। ठीक है सर। वैसे हाँ, हमको बताते रहना, मतलब जहाँ पे हमारी विंडोज सर्वर की इस पे नीड पड़ेगी ना, आप बता देना कि ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तो हम उस समय वो कवर अप कर लेंगे फिर। सबसे पहले तो आप उसमें डीसी को स्ट्रॉन्ग कर लो, अपना एक्टिव डायरेक्टरी, ADDS को, है ना। सबसे पहली चीज, कम से कम 2-3 दिन या 4-5 दिन एक्टिव डायरेक्टरी को दो, उससे रिलेटेड सारी चीजें पढ़ लो। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी की जो स्टोरेज फाइल होती है उसका क्या नाम होता है, कहाँ पर स्टोर होती है, उसका साइज कितना रहता है, इंस्टॉलेशन जब एडी की करते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं, ठीक है ना। और अगर रिमूव करना है तो क्या क्या स्टेप हैं, एक्टिव डायरेक्टरी की नीड क्यों पड़ी, इसका मेन वर्क क्या है, ये चीजें, ठीक है ना। तो इसका सर वैसे इस पे यूज होता है क्लाउड पे बेसिकली लाइन्स, हाँ, जब हम बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि अब जैसे अगर आपको क्लाउड के ऊपर डेटा सेंटर की प्रोफाइल मिल गई, डेटा सेंटर वाली। अब डेटा सेंटर का मतलब है
कि आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की नॉलेज भी होनी चाहिए और लाइनक्स सर्वर की भी, क्योंकि डेटा सेंटर में दोनों यूज होते हैं। उस पे मतलब एज्योर भी यूज होगा, एडब्ल्यूएस हाँ, भी यूज दोनों होगा। दोनों होंगे। अरे जोर आएगा तो एडी आएगा ही आएगा। ठीक ठीक है। ठीक है ना। अब सर बेसिकली हम, जैसे मेरा ये डाउट था ना, लाइनक्स पढ़ रहे हैं, एडब्ल्यूएस पढ़ रहे हैं, अब तो हम एज्योर तो अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं एग्जांपल के लिए, हाँ। तो फिर इसका उस समय तो हम उसको यूज कैसे करेंगे फिर उसमें? नहीं, जो विंडोज एडब्ल्यूएस है सर्वर। ना, एडब्ल्यूएस के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर तो मिलेंगे ही ना आपको। अच्छा, मतलब उसका हाँ। यूज भी होगा इस पे हाँ, माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रो भी? जैसे लाइनक्स सर्वर मिलेगा ऐसे माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी मिलेंगे आपको एडब्ल्यूएस पे। एज्योर क्लाउड अलग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर अलग हो गया। ठीक है ना। अब कुछ ठीक कंपनियां जो है ना ऐसी हैं, जैसे उसके उसके जैसे एम्प्लॉय बैठे हैं। अब जैसे डेवऑप्स करोगे आप। अब डेवऑप्स पे एग्जाम्पल के तौर पे कोई कंपनी है। अब उसका कंपनी का जो एप्लीकेशन है वो विंडोज सर्वर को सपोर्ट करता है। अब विंडोज सर्वर ही उसे रेपोजिटरी जो बनानी है विंडोज सर्वर पे ही बनानी है। अब विंडोज सर्वर पे तो जब बनाओगे ना, जब आपने काम किया होगा। समझ रहे है, हो। बिल्कुल। हाँ। लाइनक्स पे तो कर ही रहे हैं। विंडोज पे अगर काम नहीं किया होगा तो वहां दिक्कत आ जाएगी फिर। अब विंडोज आपने ऑलरेडी कर ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कहीं जरूरत पड़ेगी जब आप रिवीजन करोगे तो मेरे से पूछ लेना, अगर कहीं अटकोगे तो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में किसी भी सर्विस में। ठीक है फिर। ठीक है ना। सर इसके बाद ना आप ग्रुप पे वही शेयर कर देना सर, जो आपने पीपीटी दिखाई थी ना, वो हो ठीक है, गया। ठीक है। और वो शेयर भी कर देना, जो रेड हेट की 8.5 वाली है, वो अगर शेयर कर सकते हो शेयर ही इमेज, कर देना हाँ सर। इमेज मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। ग्रुप में डाल दूंगा मैं। हेलो। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना। जो भी इमेज है वो हाँ हाँ ग्रुप में सर। डाल दूंगा। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, जो रिकॉर्डिंग होगी है। ठीक है ठीक।
सर ये आपके इंस्टीट्यूट से वैसे क्लाउड और इस पे तो लगे होंगे कैंडिडेट? क्या कह रहे हो? आपके उधर से जो भी मतलब वहाँ पे कैंडिडेट होते होंगे वो लगे तो होंगे AWS क्लाउड पे? हाँ हाँ, क्लाउड पे हैं, डेवऑप्स पे भी हैं। इसमें सर एज ए फ्रेशर पे मिलना थोड़ा टफ है ना अभी इस टाइम पे? मिल जाएगी। आप ये आज देखो, मेट्रो सिटी में यहाँ तो बल्कि मुश्किल था, यहाँ तो एक दो जगह ही मिल हम्म। पाई। बाकी है कि हम्म। आपको गुड़गांव में मिल जाएगी, ठीक है ना, हम्म। और बैंगलोर जाओगे बैंगलोर मिल जाएगी। स्किल्स इसका थोड़ा, इसमें जो है ना, मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा कि करंट में भी आपको क्लाउड ही दिखानी पड़ेगी प्रोफाइल, मतलब नेटवर्क प्लस क्लाउड दोनों दिखाने पड़ेंगे आपको। हाँ वही चीज है ना, वो हम आपको हाँ बता देंगे एक्सपीरियंस हमारा इस टाइप का है तो हाँ, वो और सर हम इसमें कोई चीज पूछ एक रहे चीज और करनी हैं। पड़ेगी आपको, सर्टिफिकेशन निकालने पड़ेंगे क्लाउड के। क्लाउड का सर कौन सा एसोसिएट लेवल वाला निकालना ना ना, पड़ेगा या कौन सा वाला? एडमिनिस्ट्रेशन जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पढ़ाऊंगा ना मैं, तो वही निकालना। अच्छा थोड़ा ठीक। महंगा होगा बट वही निकालना, उससे नीचे मत निकालना। ठीक है क्योंकि सर वो तो कर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन वाले में डेवऑप्स कवर हो जाता है, एसोसिएट वाले में सिर्फ क्लाउड कवर होता है। और क्लाउड का भी बेसिक पार्ट कवर होता है जो फंडामेंटल होता है, जैसे EC2 हो गया, ये चीज S3 ठीक है। बकेट्स हो गया, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में क्लाउड भी कवर होता है और डेवऑप्स भी कवर होता है, तो उसमें दोनों ठीक है चीजें कवर हो जाएंगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन वाले में। फिर आपको डेवऑप्स के लिए सर्टिफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है स्पेसिफिक। ठीक है जैसे सर। गिट है, गिटहब, उसका अपना सर्टिफिकेशन होता है, कुबरनेट का अपना होता है, तो वो करने की जरूरत नहीं है फिर आपको। तो सर ये कंपनी पे मतलब जैसे हम जाएंगे तो सब चीज पे वर्क करना पड़ता है या एक चीज पे करना पड़ता है, जैसे कुबरनेट पे भी करेंगे डॉकर पे भी, सब चीजों पे रहता है? ना 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 ना, कंपनी में क्या होगा, हर कंपनी अपने अपने टूल यूज करती हैं। जैसे कुछ हम्म। कंपनियां गिट और गिटहब पे चल रही होगी बस, तो वो हर रेपोजिटरी के लिए, हर चीज के लिए गिट और गिटहब ही लगा रहे होंगे। अब उन्हें कुछ प्रोजेक्ट उनके पास है कुबरनेट वाले, तो कुबरनेट पे करना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये होता है कि अगर अपने यहाँ गिटहब पे काम किया तो कुबरनेट भी मैनेज कर लोगे आप, अगर डेवऑप्स के एक टूल पे भी आपने काम किया है तो, ठीक है ना, तो वो ठीक है। मैनेज हो जाता है। और अगर नहीं भी पता ना आपको उसके बारे में, तो कंपनी उसको ट्रेनिंग देगी पहले, अगर प्रोजेक्ट आएगा तो उनके पास वो आपको ऑप्शन हाँ दे देगी कि भाई आपको मैं ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं 1 हफ्ते का, यहाँ ट्रेनिंग ले लो और उसके बाद प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रोजेक्ट पे बैठो। समझ रहे हो? ठीक है, बेसिकली सर इनका यही रहता है ना, मतलब क्लाइंट रहते हैं इनके उस हाँ, साइड पे, उनका जो भी हो रहता है उस पे वर्क करना पड़ता है, बस ये है। बस बस उसमें डेवऑप्स का मेन काम क्या रहता है इसमें, जैसे देखो इसका मेन फायदा क्या हुआ, डेवऑप्स का फायदा ये हुआ कि जो हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपर जितनी भी कंपनी थी, इसमें ज्यादा नीड पड़ रही है इस टाइम इसकी, डेवऑप्स की। रीजन कि पहले क्या होता था कि जैसे ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई कंपनी है, उसके पास कोई क्लाइंट, US का क्लाइंट है, और वो एक प्रोजेक्ट लेके आया सॉफ्टवेयर का। अब जब वो प्रोजेक्ट लेके आया कंपनी के पास, तो कंपनी ने जब उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, तो कंपनी ने सबसे पहला काम क्या किया, सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर की एक टीम बनाई जिसने प्रोजेक्ट को उठाया। फिर उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने उस प्रोजेक्ट को ले जाकर दे दिया डेवलपर को। अब डेवलपर की भी टीम है अलग अलग, पहला डेवलपर है जो फ्रंट एंड बना रहा है, दूसरा डेवलपर जो बैक एंड बना रहा है, तीसरा डेवलपर जो डेटाबेस कनेक्ट कर रहा है, फिर चौथा डेवलपर टीम है जो टेस्टिंग कर रही है उस एप्लीकेशन की। अब ये 4-5 अलग अलग बंदे काम कर रहे हैं। अब एक एप्लीकेशन बनने में कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम जा रहा है सिर्फ बनने में। क्यों? पहले वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास रहा, प्रोजेक्ट मैनेजर ने फ्रंट एंड वालों को दिया, तो पहले फ्रंट एंड वालों ने उसका फ्रंट तैयार किया, फ्रंट एंड प्रोसेस में लाए, तो वो उन्हें 5 दिन लिए उन्होंने। फिर उस बैक एंड पे गया, उन्होंने 10 दिन लिए। फिर डेटाबेस वालों के पास गए, उन्होंने 5 दिन ले लिए, 20 दिन हो गए। और फिर टेस्टिंग पे गया, 2-3 दिन उन्होंने खा लिए, तो 25 दिन में एक एप्लीकेशन तैयार हुई। अब तैयार होने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है जब वो क्लाइंट के पास जाएगी, क्लाइंट उसे सक्सेसफुली इंस्टॉल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं पता। क्लाइंट ने लिया, उसने इंस्टॉलेशन चलाई, एरर बन गया। अब जब एरर बन गया तो वापस वो एप्लीकेशन आई फिर कंपनी के पास। कब फिर उसी प्रोसेस पे गए, वो वापस प्रोजेक्ट मैनेजर ने पकड़ा, फिर उसने फ्रंट एंड वालों को दिया, भाई ये एरर है चेक करो। फिर बैक एंड वाले पे गई, भाई तुम भी देखो इस एरर को सॉल्यूशन ये निकला कि नहीं निकला। फिर डेटाबेस वालों के पास गए कि भाई दोबारा कनेक्ट करो। फिर टेस्टिंग वालों के पास भाई टेस्टिंग करो। फिर उन्होंने 10 दिन और ले लिए, 10 दिन बाद फिर वो क्लाइंट के पास गई। इस तरीके से एक एप्लीकेशन कंप्लीटली डिप्लॉय होने के लिए 1 से 1.5 महीना लगता था, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि वो चलेगी नहीं चलेगी।
अब डेवऑप्स आया, डेवऑप्स ने सारा काम आसान कर दिया। कैसे? डेवऑप्स का फायदा ये हुआ, जैसे गिट और गिटहब दो टूल हैं। गिटहब हमने अपने डेवलपर को दे दिया, और गिट वाला पार्ट हमने दे दिया क्लाइंट को डायरेक्ट। अब इधर हम गिटहब जो हमारा सर्वर है उस पर हम इधर इंप्लीमेंट कर रहे हैं कोड, इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और सीधा क्लाइंट को बोल रहे हैं कि भाई आउटपुट देख ले, ओके है कि नहीं ओके है। साथ के साथ टेस्टिंग हो रही। इधर 10 दिन में एप्लीकेशन तैयार हुई, 10 दिन में एक एक चीज की टेस्टिंग क्लाइंट ने अपने आंखों से देखी, और सीधा जैसे ही रेडी हुआ, रेडी होकर सीधा डिप्लॉय कर दिया उसकी मशीन पे ले जाकर। समझ गए? ओके, मतलब बेसिकली इसमें जो गिट वाला पार्ट है वो क्लाइंट देखेगा, मतलब हाँ नॉर्मली क्या चीजें चल रही हैं, हाँ और गिटहब वाले में ये टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी चीजें रहेंगी ये हाँ, करेंगे। जो डेवलपर वाला पार्ट होगा, डेवलपमेंट वाला, वो गिटहब पे चल रहा होगा सारा सर्वर। ये जितने डेवलपर बैठेंगे सब गिटहब का यूज कर रहे होंगे, और गिट वाला जो पार्ट होगा वो क्लाइंट उससे मॉनिटर कर रहा होगा, साथ के साथ कोड को चेक कर रहा होगा। और उस समय इसका क्या काम होगा जो डेप्स वाला बंदा होगा? डेवऑप्स, ये डेवऑप्स वाला बंदा इन्हें इनके बीच कम्युनिकेशन करा के देगा ना कि भाई गिटहब तुम रखो, हाँ गिटहब तुम रखो, तुम ऐसे ऐसे काम करोगे तो उससे साथ के साथ नजर आएगा। तो ये सारा जो लिंक है वो तो यही बना के दे रहा है ना ये डेवऑप्स वाला ही। अच्छा, एक इंटरफेस प्रोवाइड ये करेंगे हाँ क्लाइंट और इसके बीच। हाँ, और ये जो डेवलपर है ये तो अलग है ना, ये तो प्रोग्रामर है। इन्हें 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 गिट और गिटहब से मतलब थोड़ा ही है। इनका काम तो प्रोग्राम बनाना है, ये तो बस प्रोग्राम बना रहे होंगे। हम डेवलपर हम क्या कर रहे होंगे, डेवऑप्स वाले इधर से वो कोड बना रहे हैं, उधर वो जा रहा है नहीं जा रहे हैं, हम ये मॉनिटर कर रहे हैं। अच्छा, वो गिटहब मतलब वो एज ए यूज वो तो गिटहब का भी तो यूज करेंगे जिसमें मतलब उनको वो होगा कि वो हाँ गिट में जा रहा है नहीं जा रहा है वो हाँ, बिल्कुल चीजें। बिल्कुल। अगर कोई भाई इधर कोड बन गया और उधर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है, चेक करो जरा। और इसमें वो चीजें सारी चीजें चलती होंगी, फिर वीपीसी हो गया कि नेटवर्क भी एक हिसाब से लगता हाँ, होगा इस पे। सारी चीजें पूरा क्लाउड यूज होगा इसमें, और क्लाउड की सर्वर मशीनें भी दी रहेगा। जाएंगी। इधर इधर एक मशीन क्लाउड की सर्वर की इधर चल रही होगी जिसपे डेवलपर काम कर रहे होंगे, और एक मशीन उधर चल रही होगी जिसपे वो साथ के साथ मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। हम्म। बहुत जबरदस्त काम है ये क्लाउड वालों का, डेवऑप्स वालों का। बहुत मजा आता है इसमें काम करने में, और आसान है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि पूरा काम वर्चुअलाइजेशन के ऊपर है, पूरा काम वर्चुअल है, क्लाउड के ऊपर है पूरा काम। सारी चीजें वहीं मिलेंगी आपको, कुछ बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। पहले बहुत हार्ड था काम करना, बहुत ज्यादा, जब फिजिकल इंफ्रा हुआ करते थे। और सर जो ये स्टोरेज स्टोरेज ये हम उसमें लेते हैं तो ये कंपनी खुद लेके देती है, ये भी हमको बताते हैं कि हमें ये स्टोरेज चाहिए, इसका ये सब्सक्रिप्शन चाहिए ये जो ये हमारा। हाँ, ये आप बताओगे कंपनी को, अगर रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो सर्विस के हिसाब से, तो आप कंपनी को कहोगे भाई ये सर्विस लगेगी, उसके लिए इतने स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, या इसके लिए हमें S3 पे इतना स्टोरेज चाहिए, क्लाइंट को इतने स्टोरेज की नीड है। फिर आप एक कोटेशन डालोगे कंपनी में, कंपनी कोटेशन को फिर एग्री करेगी, तो आप परचेस करोगे, फिर उसका पेमेंट करोगे। वो कंपनी पेमेंट करेगी, आप नहीं करोगे, वो अपने आप देखेगी। फिर उसका मंथली रेंट जाएगा, या ईयरली रेंट देना है, या पर आवर के हिसाब से रेंट देना है, वो आप देखोगे, आप कंपनी को बताओगे। मतलब वही सब्सक्रिप्शन टाइप का कि हमने अगर 6 महीने का लिया है तो 6 महीने तक यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद वो हट जाएगा। हट जाएगा। अब दोबारा यूज करना है हाँ, दोबारा पे करो। इसमें असल में दो तरह की कंडीशन होती है पेमेंट की ना, क्लाउड के ऊपर दो तरह की कंडीशन रहती है पेमेंट की। या तो पर आवर के हिसाब से आप कर सकते हो, या पर ईयर के हिसाब से कर सकते हो। तो कंपनियां जो जाती है ना टेस्टिंग वाली, जो कंपनियां, जैसे भी ये जो डेवऑप्स वाला काम होता है ना, पूरा टेस्टिंग का है ये। यानी एक 15 दिन के लिए हमने मशीनें ली, 15 दिन तक हम पे करिया, और 15 दिन के बाद जहां हमारा प्रोजेक्ट पूरा हुआ, क्लाइंट को एप्लीकेशन दी और मशीनें डिलीट। यानी 15 दिन का हमने पे किया। अब ये जो 15 दिन का हम पे करेंगे पर आवर के हिसाब से करेंगे हम, अच्छा। है ना। एक होता है हाँ, हाँ। कि एक होता है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, 2 मशीनें खरीद ली, 1 साल का एक बार में पे कर दिया। अब 1 साल तक आपको पे नहीं करना, तो वो साल वाले कंसेप्ट पे कंपनियां बहुत कम जाती हैं, 1-आधा% ही है अगर कोई जाती होगी, नहीं तो सारी कंपनियां पर आवर के हिसाब से जाती हैं क्लाउड पे। क्योंकि उन्हें पता है उनका प्रोजेक्ट 15 दिन में खत्म होगा, या 20 दिन में खत्म होगा, तो 20 दिन का पे करके उन्हें वो उतना पेमेंट करेंगे, मशीनों को डिलीट करेंगे, खत्म।
ठीक है। और फिर सर जो भी हमें कनेक्टिविटी करते होंगे, मतलब जो हम यूज करेंगे गिटहब का, इसका, ये लाइनक्स पे, तो ये हम उसको कनेक्टिविटी में कैसे लाएंगे, मतलब इसके थ्रू, आईपी वाईपी के थ्रू? सब हो जाएगा, टेंशन मत लो, आहिस्ता आहिस्ता। मतलब फिर एक बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर का क्लियर हो जाए ना, तो वो ये बेसिक रहता है नहीं है, उसमें। ये डीपली चीजें हैं जो आप पूछ रहे हो। कनेक्टिविटी, उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा पूरा। अच्छा प्रोटोकॉल रनिंग में लाने पड़ते हैं, प्रोटोकॉल लगेंगे इसके लिए पूरे। अच्छा, मतलब उसको वही कनेक्टिविटी में कि अज्योर और लाइनक्स को कनेक्टिविटी में लाने के लिए प्रोटोकॉल्स हाँ का यूज होता है हाँ, बेसिकली ये। बिल्कुल सर्विसेज लगेंगी इसमें। एक क्लाउड के ठीक है। ऊपर कोई भी सर्विस बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं है, सिवाय एक सर्विस के, आरडीपी। आरडीपी क्या रिमोट सर्विस का है? हाँ बस ये ऑन है, इसके अलावा और कोई सर्विस ऑन नहीं है, बाकी सारी सर्विस आपको मैनुअली ऑन करनी पड़ेगी। चाहे वो और डेवऑप्स से रिलेटेड सर्विस है, चाहे वो कनेक्शन बनाने से रिलेटेड सर्विस है, कैसी भी सर्विस है आपको मैनुअली ऑन करनी पड़ेगी। और ये जो भी सर्विसेज रहती हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती होंगी, कुछ हमको वहां से हाँ, देनी भी पड़ेंगी, ये होगा? कुछ जैसे आईसीएमपी हो गया, ये तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है तो ये फ्री रहेगा। हम्म एसटीटीपी हो गया, हम्म एसटीटीपीएस हो गया, प्रोटोकॉल तो फ्री है। लेकिन अगर आप उसे लाइव लेके जाओगे तो उसके लिए डोमेन खरीदोगे, उसके चार्ज लगेगा। हम्म, समझ गए? ठीक है ठीक। वो सारी चीजें आपको वहीं पे पता चलेंगी, जब आप यूज करोगे ना तो साथ के साथ पता चलता रहेगा कि इसकी इतनी कॉस्ट है, इसकी जिस पे लिखा होगा फ्री तो वो फ्री है, जिस पे कुछ नहीं लिखा हम्म, होगा जो कॉस्ट होगी जिसकी, उसमें कॉस्ट नजर आएगी आपको साथ के साथ। ठीक है। सर रेडिट का 10 यूज कर सकते हैं क्या सर? हाँ हाँ, 10 यूज कर लो, अगर आपके पास इमेज है तो कर लो। सर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एरर आ रहा है, जो स्टोरेज आपने बताया था ना। है, क्या कह रहे हो? सर वो जहाँ पे स्टोरेज बताया था हमने कस्टमाइज करने के लिए, अच्छा, स्टोरेज। हाँ जो वहाँ पे बताया था आपने बूट का पार्टीशन देने के लिए, हाँ 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 हाँ, सर वहाँ कुछ एरर आ रहा है, सिलेक्ट नहीं हो पा आप रहा। स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप में डालो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। एक मिनट सर, मैं इनको ग्रुप पे एक्चुअली ऐड किया नहीं है, उस वाले ग्रुप पे ऐड करता हूँ। सर स्क्रीन शेयर करें क्या सर? एक मिनट, ये इंस्टॉलेशन चल रही है, जरा बस ये हो जाए कंप्लीट। सही। आप 10 कर रहे हो उसमें, रेडिट 10 कर रहे हो ना? हाँ हाँ, टैनी कर रहा है, यस कह सर। रहा था। एक मुझे स्क्रीन शॉट लेके भेजो जरा, है ना? ये